हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था भू राजस्व व्यवस्था कैसे आई थी, मैं इसका आज सेकंड पार्ट डिस्कस कर रही हूँ कि ये स्थायी बंदोबस्त की संरचना कैसे हुई थी, ये कार्यविधि इसकी क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्थायी बंदोबस्त की संरचना कैसे हुई थी और उसकी कार्यविधि क्या थी। फर्स्ट पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त में जो मध्यस्थ और बिचौली होते थे उनको ही भूमि का स्वामी बना दिया जाता था, और जो किसान होते थे स्वतंत्र किसान वो अधीनस्थ रैयतों के रूप में तब्दील हो गए थे। रैयत सबको पता होगा, रैयत का क्या मतलब होता है। रैयत वो होते थे जिनका अपना खेत होता था, और अधीनस्थ मतलब जो अब उनसे एक नीचे ओहदे में चले गए, जिनका थोड़ा सा महत्व कम हो गया। और अधीनस्थ रैयत मतलब जो जिनका अपना खेत होता था अब उनका खेत नहीं रहा, वो किसी तरीके से अब उस खेत में सिर्फ काम करने लगे। सामुदायिक संपत्ति को जमींदारों के निजी स्वामित्व के अंतर्गत रख दिया गया और भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। भू राजस्व के निर्धारण के लिए 1789 और 90 में जो वसूली का आधार बनाया गया था उसमें क्या किया गया था कि जो सरकार का हिस्सा था वो 10/11 कर रहा था, और जो ज़मींदारों का हिस्सा था उसको 1/11 कर दिया गया था, और जो सरकार का हिस्सा था वो हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। 1794 के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर सूर्यास्त कानून को लाया गया था। इसमें क्या होता था कि एक डेट डिसाइड कर लेते थे और सूर्यास्त तक जो ज़मींदार होते थे उनको वो राशि चुकानी होती थी। 1799 तथा 1812 के बंगाल रेगुलेशन के अनुसार जो भू राजस्व नहीं चुका सकते थे उन ज़मींदारों की संपत्ति को नीलाम कर देते थे, और इसमें कोर्ट की भी कोई परमिशन नहीं ली जाती थी। अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि जो बंगाल था, बंगाल में मध्यस्थ थे और बिचौलिए थे, वो कभी भी भूमि के स्वामी नहीं रहे थे। तो फिर कॉर्नवालिस ने उसे भूमि का स्वामी क्यों घोषित कर दिया था। इसके आंसर में हमेशा यही कहा जाता है कि जो कॉर्नवालिस था उसके माइंड में हमेशा ना ज़मींदार वर्ग की छवि रहती थी। ब्रिटेन में जो ज़मींदार होते थे वही ज़मींदार भूमि के स्वामित्व होते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रथा को लेकर आए थे। ये इसके दो कारण आते हैं। पहला ये कि जो ब्रिटेन के ज़मींदार थे वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष भी ज़मींदार ही होते थे, बल्कि जो बंगाल के ज़मींदार थे वो कंपनी के समक्ष सिर्फ रैयतों की तरह हो गए थे। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर वो सूर्यास्त कानून को देखोगे तो पता चलता है। और उसका दूसरा कारण है कि जो ब्रिटिश ज़मींदार थे वो ब्रिटेन में अपनी आमदनी का सिर्फ एक छोटा सा भाग ही देते थे राजस्व के रूप में, पर जो बंगाल के ज़मींदार थे वो 10/11 भाग देते थे सरकार को। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की संरचना के निर्माण में आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले आर्थिक कारक डिस्कस करते हैं। आर्थिक कारक, सरकार को एक निश्चित रकम मिलनी शुरू हो गई थी जिससे सरकार थोड़ी संतुष्ट हो गई थी। दूसरा पॉइंट, कृषि के विस्तार का लाभ जमींदारों को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो जमींदार थे वो थोड़े से प्रगतिशील सिद्ध होंगे और कृषि के विकास के लिए काम करेंगे। तीसरा पॉइंट, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया था। अब जमींदारी की भी खरीद बिक्री होती थी, और जो शहरी महाजन और साहूकार थे वो भी कृषि में निवेश करेंगे, और इस तरह से नगरों से गांव की ओर मुद्रा का आगमन होगा। चौथा पॉइंट, कृषि के विकास को बढ़ावा मिलेगा और जो भी वहाँ से निर्यात होता है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे बंगाल से निर्यात में क्या होता था, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। अब प्रशासनिक कारक देखते हैं। ब्रिटिश सरकार को लगता था
कि किसानों की बजाय जो 100 जमींदार होंगे उनसे भू राजस्व वसूली करना आसान होगा, जिससे वो प्रशासनिक झंझटों से मुक्त हो जाएंगे और इससे भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकेगा। तीसरा कारक है राजनीतिक कारक। स्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य था कि एक अपने लिए समर्थक वर्ग को उत्पन्न करना, जो भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत आधार प्रदान कर सके। पर क्या कॉर्नवालिस के ये जो उद्देश्य थे इसमें ये पूरे हुए थे? इसके उत्तर में आता है कि हाँ, कुछ कुछ पूरे हुए थे। जैसा कि सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मिली थी 1918 में, जिसमें ज़मींदारों को 60 करोड़ मिला था और सरकार को सिर्फ 4 करोड़ मिले थे। नगरों से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा, पर सरकार को लगता था कि जो ज़मींदार लोग हैं वो गांव की भलाई के लिए कार्य करेंगे और जो ज़मींदार है वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे खेती में। नगरों से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा, पर जो ज़मींदार थे वही नगरों में रहने लगे थे। उन्होंने खेतीबाड़ी में कोई इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाया था और ज़मींदार कोई प्रगतिशील ज़मींदार सिद्ध ही नहीं हो पाए थे। और जो सूर्यास्त कानून लाया गया था, इससे क्या हुआ था? प्रशासनिक असुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ज़मींदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा भू राजस्व इकट्ठा करने का भार आ गया था, जिसके कारण बंगाल और बिहार में 41% ज़मींदारियाँ नीलाम हो गई थी 1794 और 1807 में। और स्थायी बंदोबस्त का एक कुपरिणाम ये भी निकला था कि उपसामंतीकरण भी अस्तित्व में आ गया था। उपसामंतीकरण में क्या हुआ था कि जो ज़मींदार थे उन्होंने अपने अधीनस्थ ही छोटे छोटे ज़मींदारों को लगा दिया था वसूली करने में, क्योंकि वो भी नगरों से बाहर ही चले गए थे रहने के लिए। ब्रिटिश कंपनी ने एक अपना समर्थक वर्ग भी तैयार कर लिया था। इसका कैसे पता चलता है कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, जितने भी ये जो ज़मींदार थे इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इसी के द्वारा किसानों का शोषण भी होता जा रहा था। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या हुआ था। फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर के स्तर पर सामंतवाद तथा नीचे के स्तर पर कृषि दासता को प्रोत्साहन मिला। जो ज़मींदार थे वो तो ऊपर टॉप लेवल पर चले गए थे और जो किसान थे वो बिल्कुल नीचे जाते जा रहे थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, तो वो बहुत नीचे के लेवल में चले गए थे कि मतलब एक सामंतवाद, एक नया वर्ग स्थापित हो गया था। दूसरा पॉइंट है, रैयतों ने भूमि में अपने पैतृक अधिकार खो दिए और वो अधीनस्थ रैयतों के रूप में तब्दील हो गए। मतलब इसका मतलब यही कि जो किसान थे उनके अपनी ज़मीन पर अब कोई उनका अधिकार नहीं रह गया था। अब वो सिर्फ उसमें एक मजदूर की तरह कार्य कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है, सामुदायिक संपत्ति पर रैयतों का पैतृक अधिकार समाप्त हो गया। इसमें भी वही कहना चाह रहे हैं कि जो रैयतों का था उनका पैतृक अधिकार समाप्त हो गया था सामुदायिक संपत्ति से। फोर्थ पॉइंट, 1859 से पहले बंगाल के रैयतों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई थी और उसके बाद में 1859 और 1885 के रैयतवाड़ी कानूनों के आधार पर जब उनको सुरक्षा मिली तो उसका जो लाभ था वो सिर्फ धनी जोतदारों को मिला था। पांचवा पॉइंट, किसानों को क्रय शक्ति अत्यधिक कम हो गई थी। लास्ट पॉइंट है कि जो भू राजस्व की जो रकम थी उसको चुकाने के लिए जो किसान थे अब वो व्यावसायिक फसलों को अपना रहे थे। इसका क्या प्रभाव पड़ा
कि व्यावसायिक फसलों को किसानों ने उगाना शुरू कर दिया। इससे जो अब मोटे अनाजों की खेती कोई नहीं करता था। इससे बार बार बंगाल में जो अकाल पड़ रहा था वो इसी का नतीजा था कि सब लोग व्यावसायिक फसलों को उगा रहे थे, कोई मोटे अनाज को उगाना नहीं चाह रहा था। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा।